हाय एवरीवन, दिस साइड भूमिका ठक्कर। और आज अपना नया चैप्टर होगा, दैट इज़ अपना चैप्टर 4 प्लेस ऑफ सप्लाई अपने कवर करेंगे। आज का जो क्लास होगा वो आप अगर कवर कर लोगे, आप एक बार समझ लोगे मेरे से, तो मैं गारंटी दे सकती हूँ कि इसके बाद आपके जितने भी क्वेश्चंस है प्लेस ऑफ सप्लाई के वो ऑटोमेटिक आपसे बनने लगे। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आप बना सकोगे। मैं पूरा डिटेल्ड वे पे आपको प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे समझाऊंगी, इंक्लूडिंग आपको एक एक एग्जांपल्स भी दूंगी। फिर बहुत से कॉम्प्लिकेशंस वाले सम्स जहाँ पे आते हैं वहाँ पे रोक के आपको अच्छे से समझाऊंगी भी। तो ये आप पूरा इसको ध्यान से समझिए, ध्यान से देखिए। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अपने को जो पढ़ना है दैट इज़ अपना सेक्शन 10 होता है, सेक्शन 11 होता है, सेक्शन 12 होता है और सेक्शन 13 होता है। और ये किसका होता है? IGST एक्ट का। तो यहाँ पे अपने को IGST एक्ट पढ़ना है। अभी तक अपने CGST एक्ट के हिसाब से चल रहे थे, अभी यहाँ पे अपने को IGST एक्ट पढ़ना है। IGST का भी अपने ऊपर जो एप्लीकेबल है दैट इज़ द सेक्शन 10 एंड सेक्शन 12 है। सेक्शन 10-11 गुड्स के ऊपर है, सेक्शन 12-13 अपना सर्विसेज के ऊपर है। एक बार कॉपी से देखते हैं कि ये गुड्स के ऊपर है, ये सर्विसेज के ऊपर है, जिसमें से 10 सेक्शन 10 का जो गुड्स है वो क्या बोलता है कि जहाँ पे सप्लायर और जहाँ पे रिसीवर इंडिया के अंदर ही है, तो उस केस में यहाँ पे सेक्शन 10 अप्लाई हो जाता है। जहाँ पे 11 कहाँ पे लगता है? गुड्स के ऊपर ही, लेकिन यहाँ पे कोई ना एक जन, या तो सप्लायर या तो रिसीवर, कोई ना कोई इंडिया के बाहर होगा, तो वहाँ जाके सेक्शन 11 लगता है। 12 कब लगता है? जहाँ पे सर्विसेज का केस हो और सप्लायर या रिसीवर दोनों ही इंडिया के अंदर है। और 13 कब लगेगा? सर्विसेज का केस हो और यहाँ पे सप्लायर रिसीवर कोई भी एक इंडिया के बाहर हो। आपके CA इंटर GST में जो सिलेबस है उसमें कवरेज है आपका सेक्शन 10 एंड सेक्शन 12। फाइनल लेवल पे 11 और 13 पे अपने पढ़ते हैं। यहाँ पे सिर्फ अपना सेक्शन 10 ही रिलेवेंट है और सेक्शन 12 रिलेवेंट है। इसके अलावा ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंस की दी हुई है कि अपने को प्लेस ऑफ सप्लाई निकालना क्यों है। प्लेस ऑफ सप्लाई के बेसिस से सबसे पहले समझो कि प्लेस ऑफ सप्लाई निकालते क्यों हैं। कभी कभी क्या होता है कि क्या है कि मतलब इंटर स्टेट है और एक जगह है इंट्रा स्टेट, ठीक है। तो इंटर स्टेट कब लगेगा? जब दो स्टेट्स के बीच में, दो यूटीज के बीच में, या एक स्टेट है एक यूटीज है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में अगर कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, तो अगर प्लेस ऑफ सप्लाई, मान लेते हैं कि वेस्ट बंगाल है अपना लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई अपनी पड़ रही है पंजाब, तो दो डिफरेंट स्टेट हो गया। तो उस केस में क्या हो जाएगा? वहाँ पे IGST लगेगा। और वो जो गवर्नमेंट जो अपना रिवेन्यू जनरेट होगा, ठीक है, GST का जो भी रिवेन्यू होगा, वो जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो वाली गवर्नमेंट के साथ शेयर होगा, अपना सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर करेगी ये IGST का फिगर, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? मतलब जिस स्टेट को अपने प्लेस ऑफ सप्लाई डिक्लेयर कर दिए, उस स्टेट के पास वो GST का रेवेन्यू जाने वाला है। जब तक अपना B2B ट्रांजैक्शन चल रहा है, ठीक है, अपना जब तक B2B ट्रांजैक्शन चल रहा है, इससे गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि अल्टीमेटली इसका ITC मिल जाता है। वो रिवेन्यू अब तक रिवेन्यू कहलाती नहीं है जब तक ये अल्टीमेट B2C ट्रांजैक्शन में कन्वर्ट ना हो जाए। तो जब तक ये B2B चलते रहेगा, मतलब होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से आगे जितना भी डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, ये जो प्रोसेस चलता रहेगा, तब तक रिवेन्यू एक्चुअल में कलेक्शन नहीं हो रही है गवर्नमेंट के पास। कब जाके होती है? जब B2C ट्रांजैक्शन होता है, तब जाके एक्चुअली गवर्नमेंट के पास पैसा आता है। क्योंकि अल्टीमेटली जब B2B हो रहा है तो फिर पीछे तो अपने ITC ले रहे हैं ना। और अपने चैप्टर 1 में भी इसको बहुत अच्छे तरीके से समझे थे कि रिवेन्यू का कैलकुलेशन कैसे हो रहा है, अल्टीमेट बर्डन कंज्यूमर तक कैसे पहुंच रहा है, वो भी अपने यहाँ पे देखे थे। तो इसलिए प्लेस ऑफ सप्लाई का इतना इंपॉर्टेंस है। अगर स्टेट गलत अपने सेलेक्ट कर लेंगे तो गलत स्टेट को रिवेन्यू का वहाँ पे पैसा चला जाएगा। इसलिए यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई को इतना जोर दिया जा रहा है। बस यही बातें यहाँ पे पूरा भरा हुआ है, ठीक है। यही चीज़ है B2B ट्रांजेक्शन, B2C ट्रांजेक्शन्स में बारे में लिखा हुआ है कि B2B इतना रिलेवेंट नहीं होता रिवेन्यू पर्पज से, B2C इज़ द मेन थिंग।
यहाँ पे जितने भी डिफिनेशंस वो अपने जैसे जैसे यहाँ पे अपना सेक्शंस कवर करेंगे वैसे वैसे वो कवर हो जाएगी। इसके बाद लोकेशन ऑफ यहाँ पे सप्लायर कैसे डिसाइड होता है, ठीक है। तो लोकेशन ऑफ सप्लाई के केसेस में जो सप्लाई किया जा रहा है फ्रॉम एक प्लेस ऑफ बिजनेस होगी, अपनी दुकान खोली हुई होगी, तो वो जो पर्टिकुलर प्लेस ऑफ बिजनेस है, अब वो प्लेस ऑफ बिजनेस हो सकता है वेयर हाउस है, अपने सामान दे रहे हैं, हो सकता है कि अपने ऑफिस में बैठ के सामान दे रहे हैं, तो वो जो पर्टिकुलर प्लेस ऑफ बिजनेस है वो हो जाएगा अपना लोकेशन ऑफ सप्लायर। बट जहाँ पे कोई फिक्स स्टैब्लिशमेंट पहले से पता है, कहीं ना कहीं और है या मेरे को पता है, तो जो फिक्स स्टैब्लिशमेंट है वो वाला लोकेशन हो जाएगा। जहाँ पे वन और मोर स्टैब्लिशमेंट है, मतलब बहुत सारी अलग अलग दुकान है, बहुत सारी ब्रांचेज है मेरी, तब हम लोग कैसे पता करेंगे? तब उस केस में जो स्टैब्लिशमेंट, जो वो दुकान है मेरा, वो डायरेक्टली कंसर्न्ड होगा, ठीक है। तो वो निकालने का कोई ना कोई तरीका दिया रहेगा क्वेश्चन में। तो जो डायरेक्टली कंसर्न्ड होगा वही वाला जो लोकेशन है उसी को अपने एज अ लोकेशन ऑफ सप्लायर यहाँ पे ट्रीट करेंगे। बट जब अदर केस है, जब कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता, तो उसका घर पहुँच जाएंगे, उसका जो रेसिडेंस वाला प्लेस है वही मान लेंगे कि वो लोकेशन ऑफ सप्लायर है। ये अपना सर्विसेज के केसेस में था। गुड्स के केसेस में क्या है कि सिंपल से है कि जहाँ पे भी अपना प्लेस ऑफ बिजनेस है, ऑर्डिनरी बिजनेस जहाँ पे अपने कर रहे हैं, जहाँ पे अपना सामान पड़ा हुआ है, ठीक है, वही हो जाएगा अपना लोकेशन ऑफ सप्लायर इन टर्म्स ऑफ गुड्स, जहाँ पे गुड्स का बात हो रहा है। सर्विसेज के केस में हौच पौच होता है, लेकिन गुड्स के केस में थोड़ा क्लैरिटी रहता है कि जहाँ पे गुड्स पड़ी हुई है, जहाँ पे नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन है। तो देखो, जहाँ पे अपना वेयर हाउस है, जहाँ पे अपना गोडाउन है, जहाँ पे अपना स्टोर है, फिर दूसरा है कि जहाँ पे अपना मेंटेनेंस ऑफ बुक्स होता है जहाँ से, या फिर जहाँ पे हम लोग किसी एजेंट को बैठा के बिज़नेस करवा रहे हैं मेरे बिहाफ में, तो ये जो प्लेस ऑफ बिज़नेस है, इसी प्लेस ऑफ बिज़नेस के थ्रू ही गुड्स के केसेस में लोकेशन ऑफ सप्लायर को कैलकुलेट किया जाता है कि ये लोकेशन ऑफ सप्लायर कौन सा होगा। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर इज़ नॉट अ बिग डील, अपने को समझना है प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, सो वन बाय वन यहाँ से अपने इसको यहाँ से नहीं करके कॉपी से करेंगे अपने नोट से। यस, स्टार्टिंग विथ 10, जो सेक्शन 10 था अपना गुड्स से रिलेटेड था, और जहाँ पे सप्लायर एंड द रिसीवर इज लोकेटेड इनसाइड इंडिया ओनली, बोथ ऑफ देम आर लोकेटेड इन इंडिया। सो 10 का 1 का ए, ये क्या कवर करता है? मूवमेंट ऑफ गुड्स। जहाँ पे मूवमेंट हो रहा है गुड्स का, तो वहाँ पे बोलता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई वहाँ पे होगा जहाँ पे कि गुड्स का मूवमेंट टर्मिनेट हो रहा है। तो मूवमेंट जहाँ पे टर्मिनेट होगा वही जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। एग्जाम्पल में जैसे मान लो कि ये मेरा वेयर हाउस है, और ये वेयर हाउस मेरा वेस्ट बंगाल पे लोकेटेड है। यहाँ पे मेरा बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है। अब मैंने इस वेयर हाउस से गुड्स का मूवमेंट चालू किया, और यहाँ पे XYZ कंपनी जो मेरे से डिमांड की थी गुड्स की, वहाँ पे हम उसको जाके पहुँचा दिए, और ये बंदा लोकेटेड है इन द पंजाब। तो मूवमेंट कहाँ पे एंड हुआ? पंजाब में जाके एंड हुआ। सो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी पंजाब। सिंपल है। इसके बाद इम्पॉर्टेंट इसमें कौन सा है? ये वाला है कि 10 का 1 का बी, जहाँ पे बिल टू शिप टू मॉडल है। तो बिल टू शिप टू मॉडल में क्या होता है कि अब इस एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाती हूँ कि ये ए है, ये बी है, और ये सी है। इसमें क्या हो रहा है कि सी को मान लेते हैं कि ग्लूकॉन डी 1000 पेटी ग्लूकॉन डी चाहिए था। अब अभी ए के पास सिर्फ 20 स्टॉक ही है, 20 पेटी का स्टॉक पड़ा हुआ है। अब ए सोच रहा है मेरा तो ये लोकल सेल में कवर हो जाएगा, 20 पेटी मैं धनाधन लोकल में बेच दूंगा, तो मेरे को फटाक से अब 1000 पेटी का ऑर्डर लगाना पड़ेगा। तो ये बोलता है कि हम ये 20 पेटी में से नहीं बेचते, हम डायरेक्ट अपना जो आदमी या पार्टी है उसको फ़ोन किए, यहाँ पे बी पार्टी है इसके पास बहुत सारा माल पड़ा हुआ है ग्लूकॉन डी का। तो ये ए बी को बोलता है कि तू मेरे को 1000 पेटी ग्लूकॉन डी का ऑर्डर मेरा बना, और मेरे को बिल मत कर, मेरे को शिप मत कर, यहाँ पे मेरे पास मत भेज, इसको मैं एक लोकेशन बताता हूँ वहाँ पे भेज दे। तो ये बी क्या करता है, यहाँ पे जो ग्लूकॉन डी पेटी है 1000 पेटी, वो डायरेक्टली सी को जाके शिप करके दे देता है।
और बिल बनाता है इसके नाम पे। तो यहाँ पे बोलता है कि इस ट्रांजैक्शन पे ये जो इंस्ट्रक्शन जिसने दिया था, जो थर्ड पार्टी है जिसने इंस्ट्रक्शन दिया था, वही बन जाता है यहाँ पे तुम्हारा प्लेस ऑफ सप्लाई। डीम्ड कर लिया जाएगा कि बी ने जो है सप्लाई ए को ही दिया है और यही बन जाएगा, ये जो मेरा बिल टू वाला अमाउंट, बिल टू जो एरिया है वही मेरा बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। दैट इज़ इधर अपना ए का जो लोकेशन होगा दैट इज़ द प्लेस ऑफ सप्लाई। जिसने डायरेक्शन दिया है, जिसको बिल टू मिला है, वही बन जाता है प्लेस ऑफ सप्लाई। और इस बीच में एक और ट्रांजैक्शन भी है जहाँ पे मूवमेंट ऑफ गुड्स वाला कवर करेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में भी तो होगा। यहाँ पे ये इसको बिल इशू करेगा ना, तो उस केस में माना जाएगा कि 10(1) का ए वाला कवरेज, जहाँ पे मूवमेंट खत्म हुआ, तो उस केस में ए बी के बीच में प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा सी का लोकेशन। दैट इज जो भी सी का लोकेशन होगा वो 10(1) का ए के साथ कवर करेगा। तो यहाँ पे दो चीज़ें एक साथ कवर हो रही है। ठीक है, इसको पॉज करके एक बार पीछे जाके फिर से समझना, मैं एकदम अच्छे तरीके से आपको समझाई हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से। आईसीआई इसी क्वेश्चन में ज़्यादा खेल करता है। इसके बाद 10(1) का सी, जहाँ पे मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व ही नहीं है, जैसे कि फ्लैट है, फ्लैट बेचना है, तो उस केस में क्या होता है कि जो यहाँ पे लोकेशन ऑफ द गुड्स पड़ी हुई है वही मान ली जाती है। जैसे कि फ्लैट का लोकेशन जहाँ पे भी होगा, चाहे रिसीवर कहीं का भी हो, फ्लैट का लोकेशन जहाँ पे होगा वही हो जाएगा अपना प्लेस ऑफ सप्लाई। उसके बाद 10(1) का सीए क्या बोलता है, ये होता है ओवर द काउंटर सेल। तो ओवर द काउंटर में भी यहाँ पे समझना है कि अगर मान लो कि B2B ट्रांजेक्शन्स है, मतलब हम भी रजिस्टर्ड है, मतलब रिसीवर भी रजिस्टर्ड है, सप्लायर भी रजिस्टर्ड है, तो दोनों को अपना अपना रजिस्ट्रेशन आईडी पता है ना। तो उस केस में लोकेशन का जो लोकेशन ऑफ रिसीवर है वो अपने को पता चल जाता है, क्योंकि सामने वाला रजिस्टर्ड है तो वो खुद ही बता देता है अपना जीएसटी नंबर, क्योंकि उसको आईटीसी चाहिए होता है। तो उस केस में लोकेशन ऑफ रिसीवर पता ही है तो लोकेशन ऑफ रिसीवर ही डालेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। बट इन केस जहाँ पे B2C ट्रांजेक्शन्स है तो उस केस में इन्वॉइस चेक करेंगे। अब इस इन्वॉइस में देखेंगे कि क्या मेरे को एड्रेस पता है। अगर मेरे को एड्रेस पता है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ही हो जाएगा तुम्हारा प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर मेरे को एड्रेस नहीं पता है तो इस केस में लोकेशन ऑफ तुम्हारा सप्लायर, जहाँ से सप्लाई किया गया वो सामान, वही बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। अब आता है 10(1) का डी। 10(1) का डी बोलता है कि जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है कि अपने टीवी के डीलर थे, ठीक है, तो टीवी का डीलर क्या करता है, बी के घर पे इसको डिलीवर करना था, तो सिर्फ डिलीवरी करने से तो चलता नहीं है। जैसे एसी हो गया, टीवी हो गया, ये सब वहाँ जाके इंस्टॉल करना पड़ता है। तो बोलता है कि जब ऐसा कोई केस है जहाँ पे वो गुड है, उसका असेंबली चाहिए, उसका इंस्टॉलेशन चाहिए। असेंबली का मतलब क्या है कि अभी मेरे पास पुर्जे पड़े हुए हैं बहुत सारे, बहुत बड़ी बड़ी मशीन है, अब वो डायरेक्ट असेंबल होके नहीं जा सकती, ठीक है। तो उस केस में क्या हो सकता है कि अपने असेंबली पर्पस से पहले तो वो उसके सारे पार्ट्स अलग करके फिर उसको भेजा जाए, वहाँ जाके उसको असेंबल किया जाए। तो बोलता है कि उस केस में जहाँ पे असेंबली हुआ, जहाँ पे इंस्टॉलेशन हुआ, वो अपना प्लेस ऑफ सप्लाई ट्रीट कर लेंगे। तो इस केस में बी का जो लोकेशन होगा, बी का जो घर का लोकेशन होगा, ठीक है, अगर ये वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है बी, तो ये बन जाएगा वेस्ट बंगाल इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। अब आता है 10(1) का ई। ये भी इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे गुड्स ऑन बोर्ड किया जा रहा है ऑन कन्वेंस। जैसे कि यहाँ पे अच्छा सा एग्जांपल है कि ये रांची से ट्रेन चल रही है और ये कलकत्ता जा रही है, ठीक है, ये अपनी ट्रेन है, ये स्टार्ट हुई रांची से, जा रही है कहाँ पे, कलकत्ता। तो गुड्स यहाँ पे रांची पे ही ऑन बोर्ड हो चुका था। गुड्स का जो गुड्स सामान बेच रहा है वो यहीं पे चढ़ गया था और पैसेंजर ने ख़रीदा, मान लेते हैं कि खड़गपुर में बैठा, खड़गपुर स्टेशन आया था, उस टाइम पे पैसेंजर ने ये गुड्स को ख़रीदा था। तो अब इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, तो प्रोविज़न बोलता है कि जब गुड्स ऑन बोर्ड हुआ था,
गुड्स जब ऑन बोर्ड हुआ था, वो आदमी जब गुड्स को ऑन बोर्ड यहाँ पे सामान लेके चढ़ा था इस ट्रेन पे, वो वाली लोकेशन हो जाएगी। तो मान लेते हैं कि ये आदमी रांची में ही चढ़ गया था, स्टार्टिंग पॉइंट में ही चढ़ गया था सामान को लेके, तो गुड्स का ऑनबोर्डिंग रांची में ही हो गया था। तो उस केस में यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई रांची ही हो जाएगा, यानी कि झारखंड। बट जहाँ पे मान लेते हैं कि टाटा में गुड्स चढ़ा, तो टाटा हो जाएगा, वहाँ पे भी झारखंड ही हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो जिस स्टेट पे आपने ख़रीदा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब तुमसे जिसको बेच रहा है उससे थोड़ी पूछेगा पैसेंजर से कि तुम्हारा लोकेशन कहाँ पे है, वो तो तुमको गुड्स लेने से पहले वहीं से भगा देगा। ठीक है, वो अपने को देखना है कि आपने ऑन बोर्ड कब किए गुड्स को जो ऑन बोर्ड किए वो जो लोकेशन होगा वही अपना लोकेशन बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। यहाँ पे कुछ MCQs होंगे, वो भी अपने कवर कर लेते हैं। यस, जैसे कि तोलाराम है और ये सप्लायर रजिस्टर्ड इन द उत्तर प्रदेश है, हैविंग प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस नोएडा में है। तो रजिस्टर उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, यूपी। अब ये बोल रहा है भोलाराम को, अहमदाबाद का भोलाराम है, कि आप मेरे को 50 वॉशिंग मशीन का डिलीवरी दे दो टू अपने बायर, जो तोलाराम का बायर है, मतलब ये बिल टू शिप टू दिख रहा है। ठीक है, इसको ध्यान से समझो। तो बोल रहा है कि ये 50 वॉशिंग मशीन आप किसको दे दो, जाके जयपुर में राजस्थान में मेरा पार्टी बैठा हुआ है झोलाराम, उसको जाके दे दो। तो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे किसने दिया, पहले वो समझो। इंस्ट्रक्शन किसने दिया, तोलाराम इंस्ट्रक्शन दे रहा है भोलाराम को कि मेरे को गुड्स डिलीवर मत करो, जाके जो उसका फ्रेंड है झोलाराम, वहाँ जाके डिलीवर कर दो गुड्स। इंस्ट्रक्शन पहले किसने दिया वो देखो। तो तोलाराम और झोलाराम के बीच में देखेंगे, सॉरी ये वाला जो है भोलाराम और तोलाराम, भोला और तोला के बीच में इंस्ट्रक्शन किसने दिया वो देखेंगे। तो भोला तोला में इंस्ट्रक्शन किसने दिया था, यहाँ पे तोलाराम ने। तो तोलाराम कहाँ पे सिचुएटेड है, उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड है, तो ये वो हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है अपना प्लेस ऑफ सप्लाई, जहाँ पे तोला और झोला है। ठीक है, तो तोला और झोला में जहाँ पे मूवमेंट ख़त्म होगा, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई झोलाराम का भी तो हो जाएगा राजस्थान, दूसरा प्लेस ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पे राजस्थान हो जाएगा और उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, अब अपने सर्विसेज के ऊपर बढ़ते हैं। सेक्शन 12। तो 12 का वन बेसिक सा सेक्शन है जिसमें बोल रहा है कि जहाँ पे लॉस पॉस इंडिया पे है तभी जाके ये सर्विसेज वाला आपका सेक्शन लगेगा। इसके बाद सेक्शन 12 का 2 इज़ द जनरल रूल सेक्शन। ये डिफ़ॉल्ट सेक्शन है, समझ लो। जहाँ पे भी ये जितने भी अपने सर्विसेज का बात करेंगे, है ना, जो प्लेस ऑफ सप्लाई का भी बात होगा, सेक्शन 12(3) से लेके 12(14) तक में जितना भी बात होगा, अगर वहाँ पे वो पर्टिकुलर 12 का 3, 12 का 14 किसी ट्रांजेक्शन पे नहीं लग रहा है, तो इन सच केस में अपने जनरल रूल पे आ जाएंगे। जनरल रूल क्या बोलता है कि मतलब जहाँ पे कुछ नहीं लगेगा वहाँ पे आप जनरल रूल लगा दो। सर्विसेज का केस कि अगर B2B ट्रांजेक्शन है तो अपने को पता है लोकेशन ऑफ रिसीवर, तो वही जो लोकेशन ऑफ रिसिपेंट है वो रजिस्टर्ड है, इसलिए मेरे को पता है, तो वही हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। जहाँ पे B2C ट्रांजेक्शन है तो अगर मेरे को पता है रिसिपेंट का लोकेशन, तो रिसिपेंट का लोकेशन को ही प्रायोरिटी दो। बट जहाँ पे नहीं पता तब चलेगा कि लोकेशन ऑफ सप्लायर ही अपने वहाँ पे डाल देंगे एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। स्टार्टिंग में 1 by 1। फर्स्ट इज 12 का 3। इसमें क्या बोलता है कि सर्विसेज रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी है। ये भी आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना कि सर्विसेज रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेटेड क्या क्या सर्विसेज हो सकती है, पहले तो वो समझो। जैसे कि अपना प्रॉपर्टी है
अब उसमें आर्किटेक्ट सर्विसेज ले लिए, इंटीरियर डिज़ाइनिंग करवा लिए, सर्वे करवा लिए, इंजीनियरिंग सर्विसेज ले लिए, या फिर हो सकता है कि आप अपने प्रॉपर्टी को एज अ होटल आप रखो, ठीक है, होटल इन सर्विसेज, गेस्ट हाउस का सर्विसेज, होम स्टे के लिए सर्विसेज हो सकता है, क्लब सर्विसेज हो सकता है। फिर अपना जो हाउस बोट है ना, ये इस टाइप का हाउस बोट दिखता है ना, जो समुंदर में हो सकता है या वाटर के ऊपर चलता है, जो भी आप समझ लो कि हाउस बोट के केसेस, हाउस बोट को भी यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रीट किया जा रहा है। उसके बाद विसल भी अपना, फिर अपना हॉल पड़ा हुआ था तो उसको मैरिज के लिए दे दिए, कोई फंक्शन करवाने के लिए दे दिए, तो ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही सर्विसेज कवर करता है। पहले तो ये समझ लिए। अब ये सारे सर्विसेज जब भी दे रहे हैं तो उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिसाइड होगा? उसमें बोलता है कि जहाँ पे भी प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, अगर वो इंडिया पे है तो प्रॉपर्टी जहाँ पे सिचुएटेड है, प्रॉपर्टी का जो लोकेशन है वही हो जाएगा फर्स्ट प्रायोरिटी के बेसिस में प्लेस ऑफ सप्लाई। बट जहाँ पे मेरे को प्रॉपर्टी दिख रहा है कि प्रॉपर्टी बाहर की है, दुबई की है, तो इन सच केस में प्रॉपर्टी तो बाहर है ना, तो अब आपने देखेंगे लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट कहाँ का है, तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट सेकेंड प्रायोरिटी में चला जाएगा। मतलब अगर प्रॉपर्टी इंडिया के अंदर ही है तो प्रॉपर्टी का लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर प्रॉपर्टी बाहर है तो लोकेशन ऑफ रिसीवर जो है, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट है, वो अपना हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। जैसे कि एग्जांपल में मैं अगर बनाई हूँ कि अगर मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ रिसीवर और ये मेरा प्रॉपर्टी है, ठीक है, इस केस में क्या हो रहा है कि जो सप्लायर है वो मुंबई से सप्लाई कर रहा है, तीनों ही केसेस में। लोकेशन ऑफ रिसीवर फर्स्ट केस में क्या है, दिल्ली, और प्रॉपर्टी का लोकेशन है पंजाब। तो अगर प्रॉपर्टी इंडिया की है तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी का लोकेशन तो चुपचाप से पंजाब। सेकंड केस में भी प्रॉपर्टी इंडिया में ही है, चाहे आपका लोकेशन ऑफ रिसीवर बाहर का भले क्यों ना हो जाए, प्रॉपर्टी कहाँ है, इंडिया की है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, इंडिया का हो जाएगा पंजाब। वहीं पे जहाँ पे प्रॉपर्टी बाहर की हो गई तो प्रॉपर्टी आउटसाइड होने से लोकेशन ऑफ रिसीवर होना चाहिए, तो यहाँ पे पंजाब हो जाएगा जो कि लोकेशन ऑफ रिसीवर है, ठीक है। और इसमें कुछ केसेस दिए हुए हैं, कैसे केसेस हैं, जैसे कि ये अपना होटल है, तो मैंने मेक माई ट्रिप से क्या किया, ये एक बड़ा सा होटल है, ठीक है, इसके बहुत सारे ब्रांचेज़ हैं, पंजाब में है, दिल्ली में है, मुंबई में ब्रांचेज़ है इसके, और मेरा कुछ बिज़नेस के काम से मेरे को जाना वाना था। तो उस केस में क्या हुआ कि मैंने जो यहाँ पे बुकिंग की है ना, अब उसमें जो बुकिंग की है, अब उसमें मैंने एक सिंगल अमाउंट दे दिया इस होटल वाले को, और मैंने बोला कि मैं 2 दिन यहाँ पे रुकूँगा पंजाब में और 3 दिन मुंबई में रुकूँगा। ट्वेल्व के 13 वाले केस में बोलते हैं कि अगर वो सिचुएटेड इन इंडिया है तो लोकेशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी वही हो जाता है प्लेस ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पे तो मेरा 2 प्रॉपर्टी हो गया, पंजाब वाला भी, मुंबई वाला भी, और मैंने प्राइस चार्ज किया 50,000। अब इस 50,000 का पार्टीशन, ये जो 50,000 की रिवेन्यू है वो पंजाब में भी बटनी चाहिए, मुंबई में भी बटनी चाहिए ना इसकी रिवेन्यू। तो उस केस में क्या बोलता है कि इसको बांटने का क्या तरीका है, नंबर ऑफ डेज, कहाँ पे आप कितना दिन रुक रहे हो उसके बेसिस में आप बांट लो। तो यहाँ पे रिवेन्यू बढ़ जाएगा 2:3 के रेशियो में, दैट इज़ 20,000 एंड 30,000। सिंपल एकदम। सेकंड केस है कि ये एक बड़ा सा होटल है लेकिन ये बीचों बीच है, बॉर्डर के बीचों बीच है, 2 स्टेट है, एक्स और एक वाई स्टेट है, इन दोनों के बीचों बीच ये होटल पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे मैंने बुकिंग करवाई, यहाँ पे मैंने पेमेंट किया, यहाँ पे मैं ठहरा हूँ। अब यहाँ पे ये नहीं देखा जाएगा कि होटल के आप किस एरिया पे वहाँ पे रूम लिए हो तो आप इस स्टेट के हो जाओगे, उस एरिया पे लिए हो तो उस स्टेट के हो जाओगे, नहीं। यहाँ पे ये लॉजिक लगाया है कि ये जो होटल है इसका पहले तो स्क्वायर फीट के हिसाब से अपने एरिया कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, कि उसका कितना एरिया बॉर्डर के इस पार है और कितना एरिया बॉर्डर के इस पार है। उस बेसिस में वहाँ पे परसेंटेज डिसाइड होगा, रेशियो डिसाइड होगा। यहाँ पे मान लेते हैं कि 1000 स्क्वायर फीट निकला, 1000 स्क्वायर फीट का एरिया इधर निकला, तो 50-50 के रेशियो में ये जो भी रेवेन्यू कलेक्शन होगी वो यहाँ पे गवर्नमेंट में बढ़ जाएगी, दोनों ही स्टेट्स में बढ़ जाएगी।
और ऐसा ही सेम एग्जांपल है जैसे कि ये जो ब्रिज है, ब्रिज का कंस्ट्रक्शन भी प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी वाले केस में 12 का 3 वाले केस में ये कवर है, 12 का 3, ठीक है। तो ये जो ब्रिज बनाया है ना आपने, उसमें बोल रहा है कि ये जो ब्रिज भी है ना ये बॉर्डर में है। तो बॉर्डर में तो क्या हुआ, तो यहाँ पे बोलना है कि कितना किलोमीटर तक ये इस स्टेट तक बना हुआ है, और दूसरा ये कितना किलोमीटर तक बॉर्डर से इस स्टेट तक बना हुआ है। वो किलोमीटर निकाल लेंगे और उस किलोमीटर के बेसिस में डिवाइड करेंगे। फिर हाउस बोट वाला केस है। हाउस बोट वाले में क्या है कि ये बॉर्डर है, हाउस बोट अपने रेंट पे लिए थे, यहाँ पे स्टेट ए पे जाके अपने रेंट पे लिए थे। अब ये हाउस बोट घूम रही है, फिर रही है, बी में रुक रही है थोड़ा देर, बी मतलब दूसरा स्टेट है वो, बी वाला स्टेट, वहाँ पे जाके रुक रहा है, फिर वापस घूम के आ रहा है ए तक में। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि भाई कितना घंटा तुम कौन से स्टेट में रुके हो वो बता दो। तो वो बोलता है कि मैं ए में रुका हूँ 22 घंटे, बी में रुका हूँ 2 घंटे। तो 22:1 के बेसिस में ये 12 लाख का अपना रेवेन्यू था, तो 11 लाख और 1 लाख के प्रपोर्शन में यहाँ पे 11 लाख और 1 लाख के प्रपोर्शन में बढ़ गया। एकदम सिंपल है, ठीक है। अब आता है फिफ्थ कि इसमें एक अलग से सर्कुलर फॉर्मेट में दिया हुआ था कि XYZ है, अब इसको शूट अपना एडवर्टीज़मेंट करवाना है, तो एक स्पेस चाहिए रेंट पे। तो उसने रेंट पे एक स्पेस लिया, तब जाके उसका एडवर्टीज़मेंट का शूटिंग चल रहा है, ये सब चीज़ें हो रही है। तो ये जो रेंट उसने लिया तो 12 का 3 में यहाँ पे कवर करेगा, यानी कि जो प्रॉपर्टी की लोकेशन है वो कवर करेगी। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि एडवर्टीज़मेंट तो करवा रहा है, लेकिन यहाँ पे एक अपना फ़ोटो भी दिया हुआ है इसमें, वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। हाँ, ये इस टाइप से होर्डिंग बनाया हुआ है, ठीक है। और बोला जा रहा है कि यहाँ पे ना एक बिल्डिंग के ऊपर ये बोर्ड लगा दिया गया है। अब इस बोर्ड के ऊपर मान लो कि मेरा पेप्सी का अपने पास डीलर है, डीलरशिप है, तो उसको बोला गया है कि यहाँ पे 5 से 10 बजे तक में ये पेप्सी वाली जो एडवर्टीज़मेंट है वो चलनी चाहिए, ठीक है। और ये होर्डिंग लगा हुआ है महाराष्ट्र वाली स्टेट पे जाके। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि अपने को प्लेस ऑफ सप्लाई क्या लेना है, तो अपने को यहाँ पे कुछ भी नहीं पता है, इसके बारे में कोई अलग से जिक्र नहीं किया हुआ है। पर ऐसा भी लिखा हुआ है कि जब अपने 12 का 4 भी जाके पढ़ेंगे तो अपने देखेंगे ये चीज़ कि सिर्फ एडवर्टीज़मेंट सर्विसेज वो वाली कवर की गई है जो अपने गवर्नमेंट को दे रहे हैं। तो अदर देन गवर्नमेंट को देंगे तो कहाँ जाएगा, वो जनरल रूल पे जाएगा। तो जनरल रूल क्या बोलता है, अगर B2B है तो फिर लोकेशन ऑफ रिसीवर, और अगर B2C है तो लोकेशन ऑफ रिसीवर पता है तो वही, अदरवाइज लोकेशन ऑफ सप्लायर, ठीक है। अपना एक क्वेश्चन रह गया था MCQ का, वो भी अपने देख लेते हैं कि अपना ब्रिराज इज़ द बिजनेस ट्रिप में जा रहा है, 5 दिन का ट्रिप है। 2 दिन देखो यहाँ पे वो स्टे करेगा, 3 दिन मुंबई में महाराष्ट्र में और 2 दिन रहेगा अहमदाबाद में। उसने टोटल 50,000 रुपीज़ दिया है, तो दोनों स्टेट में यहाँ पे बटेगा 12 का 3 के हिसाब से, तो 3:2 के हिसाब से बढ़ जाएगा, यानी कि आंसर इज दिस 3:2। इसके बाद है 12 का 4। 12 का 4 क्या बोलता है कि अपनी कैटरिंग सर्विसेज है, जिम वाली सर्विसेज है, रेस्टोरेंट सर्विसेज है, ब्यूटी ट्रीटमेंट है, ये सारा जब भी होगा, ये सारा सर्विस जब भी देंगे अपने, तो वहाँ पे मानना है अपने को जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो इज़ ऑलवेज इक्वल टू जो अपना लोकेशन ऑफ सर्विस है, जहाँ पे एक्चुअली अपना परफॉर्म किया जा रहा है सर्विसेज, वही मान लिया जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। फिर 12 का 5 क्या कवर करता है, जैसे कि ट्रेनिंग देना, परफॉर्मेंस अप्रेजल करना। तो ये नाम से ही समझ आ रहा है कि कॉरपोरेट वाला चीज़ है, जहाँ पे बिजनेस आदमी करवाते हैं ज़्यादातर, जैसे कि एक GST का ट्रेनिंग कोर्स हो गया कि अपने ऑफिसर्स को बैठा के GST का प्रॉपर अमेंडमेंट्स कुछ आया तो उसको प्रॉपर एक ट्रेनिंग वहाँ पे शेड्यूल करवाया गया। तो ये जनरली कॉरपोरेट्स में ज़्यादा होता है। तो इसके लिए क्लॉज लाया कि अगर ये B2B ट्रांजैक्शन है ट्रेनिंग के केसेस में, परफॉर्मेंस अप्रेजल के केसेस में, तो उस केस में लोकेशन ऑफ रिसीवर। लेकिन अगर ये B2C ट्रांजैक्शन है तो जहाँ पे सर्विस एक्चुअली परफॉर्म होगी, जहाँ पे एक्चुअल में बैठा के ट्रेनिंग करवाया जाएगा, तो सर्विस जहाँ पे एक्चुअली परफॉर्म होगी
वो लोकेशन हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। जैसे कि एग्जांपल है ए एंड बी अपना रजिस्टर्ड है, ठीक है, तो ये रजिस्टर्ड है और ये बी ऑन सी से अपना सर्विसेज ले रहा है। इसको बोल रहा है कि हम 5 लाख रुपए दे रहे हैं और इस ये बोल रहा है ए एन कंपनी बोल रहा है बी एन कंपनी को कि इस जगह पे जाके, गुजरात पे जाके मेरे एम्प्लॉयज़ वहाँ पे बैठे हैं, वहाँ पे जाके आप ट्रेनिंग दे दो। तो जब B2B ट्रांजेक्शन है तो लोकेशन ऑफ द रिसीवर वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, यानी कि यहाँ पे दिल्ली हो जाएगा। बट जहाँ पे B2C ट्रांजेक्शन है यानी कि अनरजिस्टर्ड होता, तब उस केस में क्या होता, गुजरात हो जाता है यहाँ पे, ये जहाँ पे सर्विसेज दिए जा रहे हैं एक्चुअली में। इसके बाद अपना 12 का 6 क्या बोलता है कि जैसे अपने देखते हैं कि पार्क हो गया, सिनेमा हॉल हो गया, कोई इवेंट हो गया, कोई कंसर्ट हो गया, ठीक है, तो वो सब में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर अपने से फ़ीस चार्ज किया जाता है, एक टिकट कलेक्शन किया जाता है समझ लो। तो एडमिशन करने के लिए कोई ना कोई पैसा देना पड़ता है, वहाँ पे कंसिडरेशन देना पड़ता है। तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या ट्रीट करेंगे, तो बोल रहा है कि जहाँ पे वो इवेंट हो रहा है, जहाँ पे वो पार्क सिचुएटेड है, जहाँ पे वो म्यूज़ियम है, ठीक है, जहाँ पे वो मूवी हॉल है, वो हो जाएगा। इसके बाद अपने कोई इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वो अपना 12 का 7 में कवर होगा। अगर इवेंट में आपको घुसने मिल रहा है तो वो कौन सा था अपना 12 का 6 कि आपने मान लो कि कोई कंसर्ट हो रहा है, उसमें आपने टिकट्स का पैसा दिया, अरिजीत सिंह आप आने वाले हैं गाना गाने के लिए, तो आपने जब पैसा दिया तो वो जो इवेंट जहाँ पे होगा वो हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। बट अब यहाँ पे क्या हो रहा है 12 का 7 में कि जो अरिजीत सिंह का मैनेजर होगा वो वहाँ पे वो जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी होगी उसको वो लोग पैसा कुछ पेमेंट करेंगे कि ये स्टेज को डेकोरेट करके रखो, यहाँ पे मेरे को इवेंट ऑर्गेनाइज करना है। तो वो जो ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट वाला जो सर्विस है वो यहाँ पे कवर होगा। डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट के केसेस में अगर B2B ट्रांजेक्शन है कि यहाँ पे अरिजीत सिंह भी रजिस्टर्ड है, सामने वाला जो सप्लायर है वो भी रजिस्टर्ड है, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, तो उस केस में अरिजीत सिंह जो है वो यहाँ पे लोकेशन ऑफ रिसिपेंट वही बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई जो उसका लोकेशन है। जहाँ पे B2C का ट्रांजेक्शन है तो जहाँ पे भी इवेंट हो रहा है वो हो जाएगा। अगर कब जब वो इंडिया में सिचुएटेड है, वो इवेंट, वो जो प्लेस ऑफ इवेंट हो रहा है वो इंडिया में के अंदर ही है, बट जहाँ पे इवेंट बाहर पे जाके हो रहा है तो उस केस में लोकेशन ऑफ रिसिपेंट। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि यहाँ पे ये सिंगर है, मान लेते हैं गुजरात का, तो ये गुजरात का सिंगर क्या करता है, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी जो दिल्ली में सिचुएटेड है वो उनसे बात करता है, इसको 10 लाख रुपीज़ देता है और उसको बोलता है कि महाराष्ट्र में मेरे लिए एक इवेंट को ऑर्गेनाइज करो, ठीक है। तो जब महाराष्ट्र में इवेंट को ऑर्गेनाइज करने बोल रहा है तो अब हमने देखेंगे कि प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए पहले देखना है कि क्या ये इन दोनों के बीच में जो ट्रांजेक्शन हुआ है क्या ये B2B है। अगर ये B2B है तो फिर जो सिंगर का लोकेशन है वही बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। बट अगर B2C ट्रांजेक्शन ये कहलाता है यानी कि वो अनरजिस्टर्ड है, जो सिंगर है वो अनरजिस्टर्ड है इस केस में, तो उस केस में महाराष्ट्र यानी कि जहाँ पे इवेंट हो रहा है, जहाँ पे इवेंट को ऑर्गेनाइज बोला गया, बट वहीं पे इसी क्वेश्चन पे अगर ये आ जाए कि ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है वो महाराष्ट्र की जगह कहाँ पे हो रहा है, दुबई में जाके हो रहा है, यानी कि आउटसाइड द इंडिया हो रहा है। तो जब आउटसाइड द इंडिया होता है तो क्या होता है, लोकेशन ऑफ रिसीवर। तो यहाँ पे रिसीवर कौन है, सिंगर, ये अपना जो गुजरात में लोकेटेड है यही बन जाएगा, गुजरात इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड एग्जाम्पल कि ये सिंगर है अपना गुजरात का, ये इसको 10 लाख रुपीज़ दिया, वही चीज़ है, और ये इवेंट मैनेजमेंट कंपनी दिल्ली में है, ठीक है। अब इस बार वही सेम चीज़ हो रहा है कि इवेंट इसको ऑर्गेनाइज करने बोला जा रहा है मुंबई में, सेम, अभी तक सब सेम स्टोरी है। बट यहाँ पे ये इवेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कर रहे अपने, वहाँ पे अपने टिकट का भी कलेक्शन कर रहे लोगों से जो अपने ऊपर पड़े अभी। तो जब टिकट का कलेक्शन हुआ तो वो 5 लाख का टिकट कलेक्शन हुआ, तो इसको किस हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई बनाएंगे। यहाँ पे तो अपने देख लिए कि या तो B2B या तो B2C, उस हिसाब से डिसाइड होगा। यहाँ पे कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे अपने देखेंगे 12 का 6 के हिसाब से।
प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे वही होगा जहाँ पे इवेंट हो रहा है, जहाँ पे इवेंट हो रहा है। इवेंट कहाँ पे हो रहा है? महाराष्ट्र में। तो ये 5 लाख के ऊपर जो जीएसटी लगेगा वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के रेवेन्यू के खाते में जाएगा 12 का 6 के हिसाब से। वहीं तीसरा एग्जाम्पल भी है कि ये सिंगर है, ये इसको 10 लाख रुपीज़ देता है। इस बार बोलता है कि महाराष्ट्र में भी इवेंट करवाना है और गुजरात में भी इवेंट करवाना है, 2-2 दिन का दोनों दिन इवेंट करवाना है। तब उस केस में तो भैया अगर B2B है, अगर इन दोनों के बीच में B2B है, तब तो ऑल द केसेस में गुजरात को ही गवर्नमेंट को जाएगी जीएसटी। बट अगर B2C होता है तब तो भाई इवेंट का लोकेशन को जाना पड़ता है। अब यहाँ पे इवेंट का लोकेशन महाराष्ट्र भी है, गुजरात भी है, तब क्या करें? तो दोनों ही स्टेट में बांटना पड़ेगा। किस रेशो में बांटेंगे? जितना जितना दिन का यहाँ पे इवेंट दिया हुआ है, यहाँ पे 2 डेज़ का दिया हुआ है तो वहाँ पे 1:1 का रेशो में इन दोनों में रेवेन्यू बढ़ जाएगा इस तरीके से। यस, अब ये क्वेश्चन कवर कर लेते हैं अपने कि डीओ कंसल्टेंट्स कलकत्ता में है, इम्पार्ट जीएसटी ट्रेनिंग दे रहा है टू द अकाउंट्स एंड फाइनेंस पर्सनल ऑफ सन सीमेंट्स लिमिटेड, गुवाहाटी, असम। और ये क्या है? कंपनी, यहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस है यहाँ पे उसका। तो सन सीमेंट लिमिटेड को ये एक सर्विस दे रही है कि उनके पर्सनल लोगों को, उनके एम्प्लॉयज़ लोगों को हम लोग वहाँ पे ट्रेनिंग देंगे और वो वहाँ पे रजिस्टर्ड है, वो गुवाहाटी असम में एट द कंपनी का मुंबई वाली एड्रेस में जाके देगा। ट्रेनिंग कहाँ पे हो रहा है? मुंबई के एड्रेस में। ऑफिस जो है विच इज़ ऑल्सो रजिस्टर्ड अंडर दी जीएसटी। अब आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि कहाँ पे ट्रेनिंग देना है, कहाँ पे क्या कर रहे हैं। अपने B2B ट्रांजेक्शन देखेंगे तो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा कि जिसको भी अपने सर्विस दे रहे हैं। यहाँ पे जो अपना लोकेशन ऑफ रिसिपेंट है, रिसिपेंट अपना कौन है? सन केमिकल्स लिमिटेड, वो कहाँ पे है? असम का है, तो असम इज़ द आंसर। अब यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है कुछ, कि जैसे कि ग्रांट वेडिंग प्लानर्स चेन्नई गए, इज़ हायर बाय लड्डू सिंह जो अनरजिस्टर्ड है। मतलब यहाँ पे ऑर्गेनाइज करना है, टू प्लान एंड ऑर्गेनाइज उसका वेडिंग। तो वेडिंग को ऑर्गेनाइज करना है, इवेंट ऑर्गेनाइज, वेडिंग का ऑर्गेनाइज एक ही बात हो गया, ठीक है। तो ये इवेंट ऑर्गेनाइज वाला जो क्लॉज है अभी आपने पढ़े, वही वाला क्लॉज को यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? B2C ट्रांजेक्शन है। तो B2C में अपने देखते थे कि जो जहाँ पे भी इवेंट हो रहा है वही लोकेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे इवेंट कहाँ पे हो रहा है? है लड्डू सिंह, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, टू प्लान ऑर्गेनाइज द वेडिंग, प्लेस ऑफ सप्लाई इज डैश। इफ वेडिंग हो रहा है अपना नया दिल्ली में, तो अगर न्यू दिल्ली में हो रही है यानी कि इंडिया के अंदर ही हो रही है, तो उस केस में क्या हो जाएगा? इवेंट का जो लोकेशन होगा वही, यानी कि न्यू दिल्ली हो जाएगा, पहला वाला केस। दूसरा, अगर ये आउटसाइड द इंडिया है, अगर मेरी इवेंट की लोकेशन आउटसाइड इंडिया है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट हो जाता है। रिसिपिएंट की लोकेशन यहाँ पे क्या है? हैदराबाद, तो हैदराबाद हो जाएगी। बस अब अपने 12 का 8 यहाँ से देखते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? 12 का 8 में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का अपने सर्विस दे रहे हैं, जैसे कि मेल हो गया, कुरियर के द्वारा हो गया। तो अपने सर्विसेज क्या चीज़ का दे रहे हैं? कि अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं कुरियर के द्वारा, DTDC वगैरह जो होती है वो। तो इस सर्विस में अगर ये B2B है तो लोकेशन ऑफ रिसीवर, और अगर B2C है तो जहाँ पे गुड्स अपने हैंड ओवर किए वो हो जाएगा लोकेशन अपना प्लेस ऑफ सप्लाई। तो इसका एग्जाम्पल में क्या है कि ये अपना A है जो वेस्ट बंगाल का बंदा है। अब ये एक ट्रांसपोर्टर से बात करता है जो DTDC में काम कर रहा है, उसको बोल रहा है कि मेरा एक सामान पड़ा हुआ है B के पास। अब ये B कहाँ पे है? गुजरात पे है। तो वो सामान आपको उठाना है वहाँ से और यही सामान आपको C के पास जाके पहुँचाना है जो गुजरात में सिचुएटेड है। तो यहाँ पे अगर ये A अगर अपना रजिस्टर्ड होता तो उस केस में क्या होगा? B2B ट्रांजेक्शन हो जाएगा। B2B के केसेस में वेस्ट बंगाल बन जाएगा अपना प्लेस ऑफ सप्लाई, कि इसको सर्विस मिल रही है। बट जहाँ पे B2C ट्रांजेक्शन है तो अब क्या बोल रहे हैं कि गुड्स जहाँ पे हैंड ओवर किया गया,
तो गुड्स क्या यहाँ पे हैंड ओवर किया गया, मेरे पास था सामान? नहीं, गुड्स कहाँ पे हैंड ओवर किया गया था? बी के पास था। तो बी से यहाँ पे जर्नी चालू हुई थी, तो यहाँ पे बी बन जाएगा, यानी कि गुजरात बन जाएगा अपना प्लेस ऑफ सप्लाई। इसके बाद अपना 12 का 9 पैसेंजर ट्रांसपोर्ट। तो पैसेंजर के ट्रांसपोर्ट करने का अपने जैसे कि टिकट्स खरीदते हैं, तो ये सर्विसेज के अंदर आता है, ठीक है। तो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट फ्लाइट से हो सकता है, ट्रेन से हो सकता है, कोई और कन्वीनियंस से कोई भी और अदर तरीके से हो सकता है। तो उसमें अगर B2B ट्रांजेक्शन है, तो अपने जब टिकट्स का बुकिंग करते हैं ना, तो वहाँ पे ऑप्शन आता है, जब IRCTC अपने ऐप खुलते हैं ट्रेन का, तो अपने पास ऑप्शन आता है कि वहाँ पे GST नंबर डालने का ऑप्शन आता है। तो वो वही वाला बता रहे हैं कि अगर आपके पास B2B है तो लोकेशन ऑफ रिसीवर पता है, तो लोकेशन ऑफ रिसीवर इज़ द प्लेस ऑफ सप्लाई। बट जहाँ पे B2C है, तो जब आपने ऑन बोर्ड लोकेशन डालते हैं कि अपने जब जहाँ से चढ़ेंगे वो वाला जो लोकेशन डालते हैं, ऑन बोर्डिंग वाला लोकेशन, जो ऑन बोर्ड जहाँ से किए, तो वही वाला लोकेशन अपना हो जाता है प्लेस ऑफ सप्लाई। तो इसमें क्या एग्जाम्पल है, इसमें एक केस है, सॉरी ये तो एग्जाम्पल क्या ही बनेगा इसमें, ठीक है। तो ट्रेन जहाँ से चल रही है, जहाँ से ऑन बोर्ड हुई है आपने, वहाँ पे हो जाएगा अपना प्लेस ऑफ सप्लाई। इसका एग्जाम्पल क्या है कि मेरे पास बहुत बार क्या होता है कि पासेस बहुत सारे होते हैं, अपने गूगल पे चलाते हैं और बहुत से ऐसे ऐप्स हैं जो अपने को पासेस देते हैं। तो उस पासेस के द्वारा कभी कभी ऐसे पासेस आते हैं, समझो कि अपने उस पासेस के थ्रू दिल्ली से वेस्ट बंगाल एक ऐसा पास आया मेरे पास कि हम दिल्ली से वेस्ट बंगाल 1 महीने के अंदर कभी भी कितने बार भी ट्रैवल कर सकते हैं। मान लो कि ऐसा मेरे पास पास है, मेरा ऐसा राइट है मेरे पास। तो उस केस में क्या होगा कि इस पास को यूज़ करके हम कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, कभी भी दिल्ली में चढ़ के वेस्ट बंगाल उतर सकते हैं, या दिल्ली और वेस्ट बंगाल के बीच में भी कभी भी कोई भी अदर लोकेशन में चढ़ के वेस्ट बंगाल उतर सकते हैं, या फिर यहाँ से यहाँ के बीच में ट्रैवल कर सकते हैं। कोई भी अदर ये स्टेट से मान लो कि ये अदर स्टेट्स के बीच में भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो मेरे को कोई फिक्स लोकेशन पता नहीं है ना कि कहाँ से ये अपने इम्बार्क किए, कहाँ से ये अपने यहाँ पे चढ़े हैं इस लोकेशन पे, तो ऑन बोर्ड कब से हुआ ये अपने को पता नहीं है। तो जब ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे वो जो रूल है वो नहीं अप्लाई हो रही है, तो जनरल रूल लगाएंगे कि अगर अपने को लोकेशन ऑफ रिसीवर पता है तो फिर वही ठीक है, अगर नहीं पता तो लोकेशन ऑफ सप्लायर हो जाएगा। और B2B वाला ट्रांजेक्शन हो तो नॉर्मल अपने को पता ही है कि भाई लोकेशन ऑफ रिसीवर। अब है यहाँ पे 12 का 10, जहाँ पे अपने को सर्विसेज सप्लाई की जा रही है जब अपने जर्नी में चल रहे हैं। मान लेते कि अपने यहाँ पे एग्जांपल है कि अपना ये ट्रेन है, ठीक है। तो ट्रेन ये जा रही है, दिल्ली से जा रही है वेस्ट बंगाल। अब इस ट्रेन पे अपने चढ़े थे दिल्ली पे, ठीक है। तो ये जो टिकट अपने कटवाए थे वो दिल्ली का कटवाए थे, तो 12 का अपने 9 वाला कवर करेगा यहाँ पे ये वाला सर्विस। अब आता है 12 का 10, जहाँ पे अपने सर्विस ले रहे हैं। अब यहाँ पे बीच में कानपुर आया, अब कानपुर पे मैंने कोई सर्विस ली है, कोई भी सर्विस मान लो, ठीक है। तो इस बैठे बैठे जर्नी में, इसी जर्नी के बीच में मैंने अपने किसी स्टेशन में जाके एक सर्विस ले ली ट्रेन में बैठे बैठे। तो ये जो सर्विस है इसका प्लेस ऑफ सप्लाई अब क्या होगा? क्या अपने सामने वाले से पूछेंगे कि भाई तेरा प्लेस ऑफ लोकेशन ऑफ अपना, तेरा रिसिपेंट तुम अपना लोकेशन बता? नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता, वो एक तमाचा मार के तेरे को बाहर भगा देगा। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई होगा अपना जो फर्स्ट उसका शेड्यूल पॉइंट था, इस जर्नी का जो फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट था, दैट इज़ ये ट्रेन कहाँ से चालू हुई थी। तो चालू कहाँ से हुई थी? दिल्ली से चालू हुई थी, तो वो हो जाएगा अपना दिल्ली प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। इसके बाद 12 का 11 क्या बोलता है कि अपने टेलीकॉम सर्विसेज है। तो टेलीकॉम सर्विसेज में कुछ केसेस हैं, जैसे कि मान लो कि मेरे को एक फिक्स सा जियो फाइबर का टावर लगाना है। तो जियो फाइबर का जब इंस्टॉलेशन होता है तो वो अपने घर के, अपने देखेंगे जो जो करवाएं तो उसको पता है कि वो घर के बाहर होता है, घर के बाहर कोई ना कोई पोल होगा, तो उसमें जाके वायरिंग वगैरह सेटिंग होती है और वहाँ जाके फिर घर पे जाके प्रॉपर इंस्टॉलेशन होता है। तो बोल रहे हैं कि अगर ऐसा कोई फिक्स प्लेस है, कोई फिक्स ऐसा लाइन
वाला चीज़ है, तो उस केस में प्लेस जहाँ पे इंस्टॉलेशन हुआ है वही मान लेंगे अपने प्लेस ऑफ सप्लाई। बट जहाँ पे कोई फिक्स कुछ नहीं है, ठीक है, इंस्टॉलेशन टाइप का चीज़ नहीं है, जहाँ पे क्या है कि मोबाइल से रिलेटेड है, इंटरनेट से रिलेटेड है, तो उसमें देखेंगे कि क्या ये पोस्ट पेड है, क्या ये प्रीपेड है। अगर पोस्ट पेड है तो अपने को एड्रेस पता होगा तो लोकेशन ऑफ रिसीवर, तो अगर अपने को नहीं पता होगा तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। बट जहाँ पे प्रीपेड है तो उस केस में अपने या तो ऑनलाइन करवाए होंगे रिचार्ज या तो ऑफलाइन रिचार्ज करवाए होंगे। अगर ऑनलाइन करवाएंगे तो ऑनलाइन करवाने से एड्रेस पता चल जाता है तो लोकेशन ऑफ रिसीवर हो जाएगा। बट अगर ऑफलाइन करवाएंगे, जैसे कि कोई सेलिंग एजेंट है, कोई छोटा सा दुकान है, वहाँ जाके अपने बोलेंगे कि मेरा इतने का रिचार्ज कर दो, तो वो जो छोटा दुकान है वो जाके बन जाएगा अपना प्लेस ऑफ सप्लाई। तो उसके लिए एग्जांपल से समझो कि जैसे कि ये जो पोल है, ठीक है, अपने को जियो फाइबर लगवाना था तो अपने घर के पास ही ये पोल था, इस पोल से अपने वायर आया और यहाँ पे अपने घर पे इंस्टॉल हुआ, दिख रहा है। तो ये जो होगा, ये अपना घर है वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड, तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई तो हो जाएगा वेस्ट बंगाल। सेकेंड केस कि ये बी है, बी मान लेते हैं कि ये जो है मैं हूँ भूमिका। अब वेस्ट बंगाल में कोई ए है, अब ए को क्या चाहिए था कि रिचार्ज करवाना था, तो वो मेरे को बोल रही है कि प्लीज़ तो मेरे को रिचार्ज कर दे। तो मैं यहाँ पे झारखंड में बैठे बैठे क्या कर रही हूँ, उसका रिचार्ज कर दी। तो ऑनलाइन रिचार्ज करने से मेरा एड्रेस वहाँ पे चला गया, तो लोकेशन ऑफ एड्रेस चला गया, तो वहाँ पे वेस्ट बंगाल के लिए रिचार्ज की, किसी के लिए भी रिचार्ज की, उससे कोई मतलब नहीं। अगर ऑनलाइन कर रही हूँ तो जहाँ से रिचार्ज हो रहा है वही अपना प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा, तो प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे झारखंड हो जाएगा। बट जहाँ पे ऑफलाइन हो रहा है, जैसे कि इस ए नाम की लड़की ने क्या किया, वो वहीं के वेस्ट बंगाल के वहीं पे एक स्टोर था, वहाँ पे जाके उसने बोला शॉपकीपर को कि भाई मेरे को रिचार्ज कर दे। तो वहाँ पे जो उसका सेलिंग एजेंट का लोकेशन है, यानी कि जो शॉप है, इस शॉप का जो लोकेशन है वही बन जाएगा अपना प्लेस ऑफ सप्लाई। इसके बाद इसका भी केस आता है जहाँ पे 2 और मोर स्टेट्स इन्वॉल्व हो जाती है। जैसे कि जब आप वायर बिछा रहे हो, ठीक है, वायर का अपने को मान लो कि पूरा इस एरिया में वायर बिछाना है, तो वायर घूम रहा है दिल्ली से घूमते 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 मुंबई तक उसका लास्ट पॉइंट है, मुंबई महाराष्ट्र तक। तो यहाँ पे 2 स्टेट्स जब इन्वॉल्व हो जाती है, अपने तो बोलते हैं कि जहाँ पे इंस्टॉलेशन हो रहा है, तो इंस्टॉलेशन दिल्ली में भी हो रहा है वायर, इंस्टॉलेशन मुंबई में भी हो रहा है वायर, तो उस केस में ये 2 स्टेट्स हो जाएगा। तो दोनों स्टेट में कैसे बटेगा, 1:1 के रेशो में, एकदम इक्वल प्रोपोर्शन में बांटना है। अगर मान लो इसी जर्नी में दिल्ली भी होता, बीच में हरियाणा भी आ रहा है, बीच में फिर उसके बाद मुंबई भी आ रहा है, तो 3 स्टेट हो गया, तो 1:1 एकदम इक्वल प्रोपोर्शन में बांटना है। फिर आता है बैंकिंग सर्विसेज। बैंकिंग सर्विसेज एकदम सिंपल है। अगर मेरा पहले से कहीं पे खाता खुला हुआ है, जैसे मान लो कि मेरा महाराष्ट्र में रहने वाली हूँ, तो वहाँ पे मेरा बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट पहले से खुला हुआ है, और फिर मैं घूमने जाती हूँ झारखंड में। अब झारखंड में मैंने BOI का कोई सर्विसेज लिया है बैंक ऑफ इंडिया का, तो वहाँ पे ऑलरेडी मेरा अकाउंट नंबर तो है ही ना भैया, तो ये तो भाई एक CBS सिस्टम है, तो उसको पता चल रहा है कि मेरा लोकेशन क्या है। तो उस केस में जब लोकेशन एड्रेस पता है, सेव है, तो उस केस में महाराष्ट्र ही हो जाएगा, यानी कि जो मेरा ओरिजिनल एड्रेस है वही बन जाएगा मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई। बट एक ऐसा केस जहाँ पे एड्रेस पता ही नहीं है, जैसे कि मेरा यहाँ पे अकाउंट ही नहीं होता और सडनली मैं जाती घूमती फिरती और वहाँ पे किसी बैंकिंग सर्विसेज ले लेती, तो उस केस में सामने वाले को तो मेरा एड्रेस पता नहीं है, तो उस केस में अपने को लोकेशन ऑफ जो सप्लायर है, यानी कि यहाँ पे जो झारखंड है वही हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। इसके बाद 12 का 3, जो इंश्योरेंस कंपनी होती है, उस केस में क्या होता है कि अगर ये B2B ट्रांजेक्शन है तो लोकेशन ऑफ रिसीवर हमेशा पता रहता है। लेकिन अगर B2C ट्रांजेक्शन, इंश्योरेंस कंपनी क्या करवाती है, जैसे कि अपना कोई कंपनी है तो वो अपनी एम्प्लॉयज़ का मेडिकल इंश्योरेंस ले लेती है, ठीक है, तो उस केस में ये B2B ट्रांजेक्शन के अंदर आ जाएगा, तो वो कंपनी का जो लोकेशन है वही बन जाएगा, यहाँ पे लोकेशन ऑफ रिसीवर अपना प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा।
बट जहाँ पे B2C वाली ट्रांजेक्शन है, कोई इंडिविजुअल करवा रहा है, तो उस केस में लोकेशन ऑफ रिसीवर ही होगा, क्योंकि अपने KYC के डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, तो अपने को हमेशा पता ही रहता है कि भाई लोकेशन ऑफ रिसीवर है क्या एड्रेस, तो उस केस में ये कवर करता है। फिर आता है 12 का 4 में क्या है कि एक ही सर्विस का बात किया गया, दैट इज़ एडवर्टीजमेंट सर्विसेज, जो अपने दे रहे हैं किसको, गवर्नमेंट को दे रहे हैं। अगर अदर देन गवर्नमेंट को देंगे, ऊपर में भी देखें कि वो 12 का 2 में कवर हो जाएगा जनरल रूल पे। तो अदर देन गवर्नमेंट को देंगे तो 12 का 2, और अगर गवर्नमेंट को देंगे तो 12 का 4 में कवर होगा। तो जब ये सर्विसेज देते हैं ना गवर्नमेंट को, तो ये जो जिसको भी जिस गवर्नमेंट को सर्विस गया है ना, तो वो गवर्नमेंट को बन जाता है, उसको मिलता है प्लेस ऑफ सप्लाई, उसको मिलता है रेवेन्यू। तो उस केस में बंटवारा कैसे होगा? अगर मान लो कोई एक ही स्टेट इन्वॉल्व है, तब तो नॉर्मल सा चीज़ है कि जो स्टेट को सर्विस मिल रहा है वही स्टेट को रेवेन्यू मिल जाएगा, ख़त्म। बट इस टाइप से तो क्वेश्चन आने वाला है नहीं, आपको अलग अलग टाइप का स्टेट्स दिया रहेगा, मल्टीपल स्टेट्स वाले क्वेश्चंस आएंगे, तो तब आप कैसे उसको डील करोगे, वो 1 बाय 1 अपने यहाँ पे इससे समझते हैं। इससे पहले एक छोटा सा चीज़ है जो मेरे को समझाना था आपको, कि ऑयडार वाला चीज़ क्या होता है कि अपने जैसे कि जियो हॉटस्टार है, उसका अपने सब्सक्रिप्शन लेते हैं, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, अमेज़ॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो उस केस में क्या हो रहा है कि अपने उनका सर्विस को यूज़ करते हैं। तो ये जब सर्विस को यूज़ करते हैं तो इसमें हम बोलते हैं कि यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई ऑलवेज एंड ऑलवेज यहाँ पे क्या होना चाहिए, लोकेशन ऑफ जो रिसीवर है वही हमेशा होना चाहिए अपना प्लेस ऑफ सप्लाई। क्यों? क्योंकि जब अपने इसका बुकिंग करते हैं तो अपने ऑनलाइन बुकिंग करते हैं, अपने ऑनलाइन पेमेंट करते हैं ना, इसका तो कोई ऑफलाइन ऐसा कुछ है नहीं, तो ऑनलाइन बुकिंग करते हैं। जैसे ऑनलाइन गेम खेलते हैं तब भी ऑनलाइन बुकिंग होता है अपना, तो ये सब ऑयडार के अंदर आता है। तो ऑयडार में क्या बोलता है कि भाई जो भी लोकेशन ऑफ रिसीवर है वो हमेशा तुमको पता चल जाता है, तो वही तुमको यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाईज को ट्रीट करना है। इसके बाद अपना 12 का 4 अपने को कवर करना था 1 बाय 1, जो डिफरेंट स्टेट्स वाला है वो अपने यहाँ पे बुक से कवर करेंगे। तो यहाँ पे तो सीरियल नंबर वाइज दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हर एक पे दे दिया है कि रेफर टू एग्जाम्पल। तो अपने जब एग्जाम्पल समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिक अपना ये जो लिखा हुआ बात है वो भी समझ में आने लगेगा। तो अपने डायरेक्ट एग्जाम्पल में चलते हैं। हर एक में वही चीज़ लिखा है, देख लो, रेफर टू एग्जाम्पल। तो अपने एग्जाम्पल समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिक जो कंटेंट है वही समझ जाएंगे। पहला है कि एडवर्टीजमेंट अपने को बोला गया है न्यूज़पेपर में छापो और पब्लिकेशन में दो। और कौन कौन सी न्यूज़पेपर, कोई डिफरेंट स्टेट्स दी रहेगी आपको, और डिफरेंट स्टेट्स की आपके न्यूज़पेपर में आपको छापना है। तो उस केस में बोल रहा है कि ये सर्विस देने वाले अपने दिल्ली में, पुणे में, मुंबई में, लखनऊ में, जयपुर में। तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई तो डिफरेंट जितनी भी स्टेट्स होगी वो सारी हो गई। तो उस केस में बोल रहा है कि हर एक का एक अलग अलग यहाँ पे इन्वॉइसेस निकलेगा। तो सेपरेट इन्वॉइस यहाँ पे इशू होगा हर एक स्टेट वाइज, क्योंकि हर एक स्टेट में जहाँ जहाँ न्यूज़पेपर बटेगी वहाँ पे उनका डिफरेंट लोकेशन होगा, डिफरेंट लैंग्वेज होगा, पेपर का साइज़ बड़ा होगा, कोई छोटा होगा, कोई अनदर पेपर होगी, कहीं कुछ और पेपर चलती होगी। तो उसके बेसिस में फिर हर एक स्टेट के हिसाब से एक अलग इन्वॉइस जनरेट होगा। तो यहाँ पे मेन हीरो कौन है? इन्वॉइस। तो इन्वॉइस जो होगा उसके बेसिस में बांट लो चुपचाप से। जहाँ पे सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि ये आपका प्रिंटेड मटेरियल है, उसके द्वारा एडवर्टीजमेंट करना है। जैसे कि आपका पैम्पलेट्स है ना, आपने टी शर्ट है उसमें कुछ लिखा हुआ है, पीछे छपा हुआ है, तो उसके द्वारा आपका एडवर्टीजमेंट चलेगा। तो वहाँ पे कैसे होगा? वहाँ पे बोल रहा है कि आपके पास जो प्रिंटिंग ऑर्डर्स आए हैं उसके बेसिस में होगा। तो प्रिंटिंग ऑर्डर में स्टेट लिखा होगा या हर एक स्टेट को कुछ ना कुछ प्रिंटिंग ऑर्डर गया होगा। तो वो जो प्रिंटिंग ऑर्डर है यहाँ पे ये मेन हीरो है। तो प्रिंटिंग ऑर्डर के बेसिस में अगर मान लो 20,000 का ऑर्डर है, 50,000 का ऑर्डर है, 30,000 का ऑर्डर है रिस्पेक्टिव स्टेट्स का, और अपने को 1 लाख रुपए मिल रहा है, तो ये 1 लाख इन रेशियो में बढ़ जाएगा। सिंपल है। पैम्पलेट का जो ऑर्डर मिलेगा वो, या टी शर्ट्स है उसको छापना है वहाँ पे, तो वो ऑर्डर के बेसिस में होगा। फिर अगर अपना एडवर्टीजमेंट है होर्डिंग के बेसिस में, तो होर्डिंग के बेसिस में मेन हीरो क्या है? यहाँ पे भी बोल दिया कि सेपरेट इनवॉइसेस आपको इशू होंगे, उसके बेसिस में आपका जो रेवेन्यू है वो बटेगा।
अब इस तरीके से ट्रेन चल रही है, ठीक है। अब इस ट्रेन में कुछ लिख दिए, कुछ छाप दिए, कोई पेंटिंग बना दी है। अब वो ट्रेन डिफरेंट स्टेट से पास हो रही है, तब उस केस में कैसे होगा? तो बोल रहा है कि उस केस में अपने को पता करना पड़ेगा टोटल लेंथ ऑफ द ट्रैक कितना है, ठीक है। लेंथ ऑफ द ट्रैक कितना है वो पता करना पड़ेगा। जो जैसे कि मान लो कि ये ट्रैक है, ये ऐसे ट्रेन का ऐसे ट्रैक होता है ना, ये ट्रैक है, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक स्टेट के अंदर गिरा, ये दूसरे स्टेट के अंदर गिरा, ये तीसरे स्टेट के अंदर गिरा। तो ये वाला ये जो बॉर्डर एरिया तक का था, इसका अपने एरिया कैलकुलेट करेंगे और इस एरिया के बेसिस में अपने प्रोपोर्शनेट इसको कर देंगे। सिंपल है ये भी। तो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम्पल में जैसे देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ हिंट आपको देगा, तो आपको क्वेश्चन में भी इसी तरीके से हिंट देगा। एक लॉजिकल सा हिंट होगा, आप खुद ही समझ जाओगे कि किसको किस प्रोपोर्शन में बांटना है। फिर अपना एडवर्टीजमेंट रेलवे टिकट के ऊपर ही ऐसे छाप दिए हैं कुछ ना कुछ, तो उसके बेसिस में हो रहा है। तो बोल रहा है कि जो नंबर ऑफ रेलवे टिकट हर एक स्टेट से सेल हो रही है उसके बेसिस में देख लो। तो एकदम सिंपल है ये सब चीज़ें। फिर अगर रेडियो स्टेशन है, मतलब अपना FM रेडियो बज रहा है, तो उसमें बोला कि सेपरेट इन्वॉइसेस यहाँ पे इशू होगा, उसके बेसिस में पता चलेगा। फिर जहाँ पे टीवी है, अब टीवी में देखेंगे कि जहाँ पे जो जितना ब्रॉडकास्ट हुआ, जैसे व्यू कितना आया वहाँ पे। जैसे हम लोग यूट्यूब में कोई वीडियो डालते तो अपने को व्यूज़ दिखता है, वैसे ही टीवी में टेलीकास्ट एक पर्टिकुलर स्टेट पे हुआ तो उस स्टेट का पर्टिकुलर व्यूज़ कितना आया, उस बेसिस में पता चलेगा। अगर मान लो कि व्यूज़ टोटल में आ रहा है तो वहाँ पे अपने को दिया रहेगा कि हर एक स्टेट का जो पॉपुलेशन है वो कितना है, तो उस हिसाब से बांट दो। तो कुछ ना कुछ आपको दिया ही रहेगा जिस बेसिस से आप उसको बांटने का लॉजिक लगा सकते हो। फिर सिनेमा हॉल है, तो सिनेमा हॉल में सेपरेट इन्वॉइसेस चार्ज करने का बोल रहा है। अगर इंटरनेट के बेसिस में फैलाना है एकदम, तो उसमें बोल रहा है कि इंटरनेट में मेरा एरिया वाइज सब्सक्राइबर कितना ग्रो किया है, उसके बेसिस में। तो सब्सक्राइबर के बेसिस में यहाँ पे है। SMS वाला में क्या बोल रहा है, अगर SMS के द्वारा सेंड करना है तो डिफरेंट स्टेट्स में अपने SMS बांट रहे हैं उसके पॉपुलेशन में, तो उस केसेस में टोटल नंबर ऑफ सब्सक्राइबर अपने को निकालना है, स्टेट वाइज फिगर निकालना है। बस दैट्स इट। और यहाँ पे बस इंट्रा स्टेट को डिफाइन किया गया, जो ऑलरेडी अपने को पता है कि लॉस पॉस डिफरेंट स्टेट्स में होता है तो इंटर है, और लॉस पॉस सेम स्टेट में होता है तो इंट्रा है। बस अब अपने TYQ में चलते हैं। इसी के साथ अपना प्लेस ऑफ सप्लाई भी एंड हो रहा है। एंड अगर आपको ये मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे को प्लीज़ कमेंट करके बताना, अच्छा लग रहा है तो भी, बुरा लग रहा है तो भी, ताकि मेरे को एक फीडबैक मिलेगा। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि मैं बेस्ट से बेस्ट आपको दूँ। यस, अपना TYQ अब करेंगे। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई व्हाट इज़ द प्लेस ऑफ सप्लाई जहाँ पे गुड्स रिमूव किया जा रहा है, ठीक है। तो डोमेस्टिक का मतलब हो गया कि सप्लायर एंड रिसीवर एक ही जो इंडिया है उसी के अंदर है, डोमेस्टिक है। अब यहाँ पे मूवमेंट ऑफ गुड्स का इन्वॉल्वमेंट है, तो मूवमेंट ऑफ गुड्स के केसेस में क्या होता है, 10 का 1 कवर होता है, 10 का 1 का A। उसमें क्या बोलता है कि जहाँ पे मूवमेंट टर्मिनेट होगा वही प्लेस बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। सेकेंड क्वेश्चन इज प्लेस ऑफ सप्लाई बताना है जहाँ पे गुड्स डिलीवर हो रहा है बाय द सप्लायर टू अनदर पर्सन को, और वो भी डायरेक्शन दे रहा है कोई थर्ड पर्सन। तो ये बिल्ड टू शिप टू मॉडल है, जो अपने A B C इस तरीके से किए थे उसी के बेसिस में यहाँ पे हो जाएगा। तो लोकेशन ऑफ जो थर्ड पर्सन है जिसने डायरेक्शन दिया था वही बन जाएगा यहाँ पे 10 का 1 का B के हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई। फिर थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द प्लेस ऑफ सप्लाई जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई हो रही है ऑन बोर्ड, है ना, ऑन बोर्ड ऑफ अ कन्वेंस। तो गुड्स के केसेस में अलग सेक्शन था, सर्विस के केस में अलग सेक्शन था। गुड्स के केसेस में क्या था, 10 का 1 का E कवर करता था। गुड्स के केसेस में था कि जहाँ पे गुड्स ऑन बोर्ड हुई है, गुड्स जहाँ पे चढ़ी है उस जर्नी में, तो वो हो जाती थी
वहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई। बट सर्विस के केसेस में जो अपना ट्रेन का जो अपना जर्नी है उसका फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट जो था वो अपना हो जाता था प्लेस ऑफ सप्लाई। फिर इन केस ऑफ यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी का बोल रहे हैं, जो सिचुएटेड इन इंडिया है एंड उसमें क्या बोल रहा है, इस द लोकेशन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, सपोज अपने रोड को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और वो दिल्ली से मुंबई दोनों कवर कर रही है। तो अपना जो रोड कंस्ट्रक्शन वाला कहानी था कि अपने कोई ब्रिज बना रहे इस टाइप का था, तो ये बीच में बॉर्डर पड़ रहा है, तो ये किलोमीटर बेसिस में रेशियो डिवाइड करते थे, वही अपने को लिखना है इधर। व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय इवेंट मैनेजमेंट कंपनी दे रही है, तो यानी कि 12 का 7 इसमें कवर होगा। स्पोर्टिंग इवेंट फॉर स्पोर्ट फेडरेशन और मल्टीपल स्टेट्स में अपने दे रहे हैं, तो अगर ये B2B हुआ तो लोकेशन ऑफ रिसीवर, और अगर ये B2C हुआ तो लोकेशन ऑफ इवेंट जहाँ जहाँ हो रहा है, तो उसका रेशियो पता चल जाएगा अपने को, कुछ ना कुछ क्वेश्चन लॉजिक देगा तो उस हिसाब से। तो वही अपने को बताने कि अगर मान लो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, तो उसके हिसाब से मल्टीपल स्टेट्स के बीच में भी पटेगा। फिर प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस बताना है बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग मेल या कुरियर के द्वारा दिया जा रहा है। मेल या कुरियर मतलब 12 का यहाँ पे 8 है और अपने ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, वो सर्विसेज उठा रहे हैं, तो उसमें बोथ द सप्लायर एंड द रिसिपेंट लोकेटेड इन इंडिया है, तो वहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे होता है, 12 का 8 यहाँ पे एक्सप्लेन कर दो कि B2B के केसेस में लोकेशन ऑफ रिसीवर और बाकी B2C के केसेस में जहाँ पे अपने गुड्स हैंड ओवर किए हैं। फिर 7 इज़ द इम्पॉर्टेंट यहाँ पे, व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, अगर मान लो कि पर्सन ट्रैवल कर रहा है मुंबई से दिल्ली और फिर बैक टू मुंबई आ रहा है, तो इसमें दो चीज़ लिखा हुआ था कि अगर B2B है तो लोकेशन ऑफ रिसीवर, और अगर B2C है तो उस केस में जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो एम्बार्क पॉइंट है, वो अपने देखते थे, है ना। यहाँ पे पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के केसेस में तो अपना एम्बार्क पॉइंट क्या है, यहाँ पे सबसे पहले मुंबई से दिल्ली जा रहे हैं, तो मुंबई से दिल्ली जाने में मुंबई हो गया, और दिल्ली से मुंबई जाने में अपने टिकट लिए होंगे दिल्ली में, तो दिल्ली हो गया। रिटर्न जर्नी में दिल्ली हो गया, स्टार्टिंग जर्नी में अपनी मुंबई हो गई। इसके बाद मोबाइल कनेक्शन से रिलेटेड आपको बताना है, तो पोस्ट, प्रीपेड, फिर मोबाइल रिचार्ज ऑनलाइन करवाए कि ऑफलाइन करवाए, उस बेसिस में जैसे अपने डिस्कशन किए। फिर यहाँ पे है कि मान लो कि आप कुल्लू मनाली गए, वहाँ पे आपने ICICI बैंक का सर्विस लिया, तो वही चीज़ लिखना है कि अगर सामने वाले को मेरा लोकेशन पता है तो फिर तो वही हो जाएगा, अगर नहीं पता है तो इन सच अ केस में लोकेशन ऑफ सप्लायर। अनरजिस्टर्ड पर्सन है गुरुग्राम का, ट्रैवल कर रहा है एयर के द्वारा, फ्लाइट के द्वारा फ्रॉम मुंबई से दिल्ली ये ट्रैवल कर रहा है, एंड गेट हिज ट्रैवल इंश्योरेंस डन इन द, मुंबई में जाके उसने ट्रैवल इंश्योरेंस करवाया, तो इंश्योरेंस कंपनी को हमेशा KYC करवाती है, तो उसको उसका लोकेशन पता ही होता है। तो तुम अनरजिस्टर्ड हो, गुरुग्राम के हो, तुमने भले जाके मुंबई में करवाया इंश्योरेंस, लेकिन उसको पता है कि तुम गुरुग्राम के रहने वाले हो, तो यहाँ पे गुरुग्राम ही हो जाएगा लोकेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई। सो दैट्स इट, अपना प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर ख़त्म होता है विद इन आई गेस 1 घंटे के अंदर अपना ख़त्म हो गया।